नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मॉरिशस के लिए वाराणसी में आर्थिक पैकेज का ऐलान कर बोले पीएम, कहा देश अलग पर सपने एक। आप सांसद संजय सिंह पुलिस हिरासत में, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगाई रोक। भारत में भी होते नेपाल जैसे हालात, आखिर ऐसा क्यों, बोले कांग्रेस नेता उदित राज। भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी मंत्रियों के बच्चे जरूर देखेंगे। केंद्रीय मंत्री के बयान से सियासी हलचल, कहा मायावती को करना चाहिए नेतृत्व। महागठबंधन में सीएम चेहरे पर कांग्रेस ने फिर फंसाया पेच, कहा सरकार बनने दीजिए। अमेरिका में ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या, यूनिवर्सिटी में स्पीच के दौरान मारी गई गोली। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम से द्विपक्षीय बैठक के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस भले ही अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे सपने एक हैं। भारत और मॉरिशस सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि एक परिवार हैं। उन्होंने मॉरिशस को भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजन महानगर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। मॉरिशस के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। पीएम ने प्रधानमंत्री रामगुलाम से मुलाकात पर कहा है कि ये केवल औपचारिक नहीं बल्कि आत्मीय मिलन है। मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस केवल पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागो समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। जम्मू के डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी पर मचा सियासी बवाल उस वक्त और बढ़ गया जब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के विधायक इमरान हुसैन को पुलिस ने उनके सर्किट हाउस में हिरासत में ले लिया। दोनों नेता महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर पीएसए का मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाने वाले थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। आप नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर प्रेस क्लब में होनी थी, लेकिन इससे पहले कि वो सर्किट हाउस से बाहर निकल पाते सुरक्षा बलों ने उन्हें वहीं रोक लिया और प्रेस क्लब के गेट भी बंद कर दिए। हम लोग यहाँ श्रीनगर में हैं मौजूद और लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज महराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहां पे रोका गया है। मुझे, इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों, किस वजह से हमें रोका गया है। क्या आंदोलन करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र के अंदर एक अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? और तानाशाही का आलम यह कि एक राज्यसभा सांसद को ये लोग बताने को तैयार नहीं है कि क्यों यहां रोका गया है। नेपाल में बढ़ रही हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन हमारे लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उन्हें काटा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कुछ मामलों में यहाँ के हालात श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी अधिक खराब हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अगर हमारा संविधान इतना मजबूत नहीं होता तो यहाँ पे नेपाल जैसे हालात होते। कांग्रेस नेता ने कहा है कि नेपाल में विरोध प्रदर्शन होने के बाद हमारे देश के
युवा भी चर्चा कर रहे हैं कि भारत में ऐसा विरोध क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार नेपाल से ज्यादा है। जहां तक भ्रष्टाचार है, जैसे अभी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 15 से 20 करोड़ पर एक वोट खरीदा गया, 50 करोड़ से एमएलए खरीदे गए हैं। इतना भ्रष्टाचार तो श्रीलंका में या बांग्लादेश में, नेपाल में नहीं। तो भ्रष्टाचार मेन कारण नेपाल में बताया जाता है। यहाँ के नेताओं के तो आप देख लीजिए कि कितने एसेट्स हैं, यहाँ के अधिकारियों के लिए कितने मकान विदेश में, देश में हैं। तो भ्रष्टाचार का तो आकांक्षा है, और अडानी और अंबानी का भ्रष्टाचार सभी जानते हैं। तो कौन इनके खिलाफ में विद्रोह यहाँ पर खड़ा हुआ है? तो उसका कारण यही है कि संविधान हमारा है, बड़ा संतुलित है, और जो हमारी संस्थाएं हैं संवैधानिक, वो बड़ी मजबूत हैं। और नेहरू जी ने, खास तौर से नेहरू जी को मैं कहूंगा कि उन्होंने लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी डाली हैं, वरना तो वैसी स्थिति तो यहाँ भी हो जाती, बल्कि उससे ज्यादा भयावह स्थिति है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज कहा है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इसकी शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से होगी। उन्होंने भारत की राजनीति में सेवा और स्वच्छता जैसे मूलभूत मूल्यों को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री और यहां तक कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आपदा, संकट और महामारी के समय में उन्होंने लोगों को सेवा के माध्यम से जनता से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। दूर दराज के गांव से लेकर देश के कोने कोने तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा का पूरे देश भर में आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस है, और उन्होंने भारत की राजनीति में सेवा, स्वच्छता जैसे मौलिक विषयों को सबके सामने प्रस्थापित किया है। इसको मैं बहुत उल्लेख करते हुए कहना चाहूँगा कि उनके प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल के दौरान और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी आपदा की घटनाओं में, संकट में, महामारी में उन्होंने लोगों को सेवा के साथ, जनता के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये विजन रहता है कि राजनीति भी सेवा का माध्यम है, और इसलिए परंपरागत आलोचना प्रत्यालोचना से दूर आम लोगों के जीवन के दुखों को दूर करना, सरकार की पॉलिसी के माध्यम से गरीब कल्याण योजनाओं को नीचे तक लेकर के जाना, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से ट्रांसपेरेंसी के पैमानों को स्थापित करना, ये उनके नेतृत्व में हमने देखा है। और इसलिए सेवा के साथ साथ उन्होंने पूरे देश को स्वच्छता का भी महामंत्र दिया है। और आज ODF प्लस की ओर देश जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले क्रिकेट मैच से पहले देश में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। शिवसेना यूबीटी के नेता राउत ने कहा है कि पहलगाम हमले में 26 मां बहनों का सिंदूर मिटा, उनका आक्रोश अभी थमा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए शुरू हुआ था, अभी खत्म नहीं हुआ। फिर भी अबू धाबी में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। 14 सितंबर को बीजेपी मंत्रियों के बच्चे इसे देखने जरूर जाएंगे। ये सीधा देशद्रोह है। बात ऐसी है भाई, अब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। अब तक हमारी जो महिलाएं हैं, 26 माता बहनें हैं,
उनका सिंदूर पहलगाम में उजाड़ गया है। हाँ, उनकी वेदना, उनका दुख, उतना उनका आक्रोश खत्म नहीं हुआ। आज भी वो लोग सदमे में, और आप लोग पाकिस्तान के साथ उधर अबू धाबी में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ये निर्लज्जता है, ये देशद्रोह है। सीधा मैं बोल रहा हूं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, सरकार से नहीं। मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद से है, मेरा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, बजरंग दल से है। क्या आपकी कोई भूमिका इस बारे में है या नहीं? सरकार कुछ भी कहेंगी, यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है या ये जागतिक मामला है। अरे जागतिक मामला है तो जागतिक वर्ल्ड देखेगा। भारत में 26 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और आपने कहा था पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखेंगे। आपने कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसा चलेगा? कैसा चलेगा? पूरा देश खून से लथपथ हुआ था उस दिन। हाँ, तो ये क्या है? तो हम शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, हमने ये निर्णय लिया है, हम इस भारत पाकिस्तान क्रिकेट का जो मैच हो रहा है अबू धाबी में, हम उसका विरोध करेंगे। हमारी महिलाएं सड़क पर आएगी, और जो हमारा एक अभियान है, वो अभियान इस तरह से है कि सिंदूर रक्षा अभियान, मराठी में माझं कुंकू माझा देश, मेरा सिंदूर मेरा देश, सिंदूर सम्मान आंदोलन, इस तरह का आंदोलन हम करेंगे सिंदूर के सम्मान में, हमारे महिलाओं के सिंदूर के सम्मान में। और हजारों लाखों महिला घर घर से नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को अपना सिंदूर भेज देगी अलग से। आप सिंदूर को याद रखिए, ये सिंदूर में बहुत ताकत है। आप सिंदूर को भूल गए, आप सिंदूर की राजनीति करते हो, ये हम उनको याद दिलाएंगे। और हम महाराष्ट्र के घर घर से हमारी महिलाएं सिंदूर भेजेगी। आपने कहा था ना रिश्ता नहीं रखेंगे पाकिस्तान के साथ, तो कौन सा क्रिकेट? अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बेटे जाएंगे मैच देखने में। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को पार्टी विधायक मेहराज मलिक की हिरासत के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दिए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत है। लोकतंत्र में विरोध करने का हक है, ये भारत के संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा सकता है। अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और उपराज्यपाल के पास सभी शक्तियाँ हैं, वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिचुएशन से बखूबी वाकिफ है। जो दरगाह सानिया यहाँ पर हुआ है, जिन्होंने सियासत करने वालों ने कोशिश की थी, लेकिन वो मुबारक दरबार है, ऊपर वाले की मंजूरी नहीं थी किसी भी गंदे काम को। उसको डाइवर्जन के लिए डोडा के एमएलए को अरेस्ट किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस पार्टी का एमएलए अरेस्ट किया गया था उसके लोग उसको सपोर्ट में फेवर करेंगे। कल जम्मू तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के लीडर है, कल वो कश्मीर भी पहुंच गए थे इस मकसद के लिए कि आज उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी था, जो अलाउ नहीं हुआ। ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ सलूक है, और दूसरी तरफ से इस तरह के एमएलए को लेना। ओवरऑल आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं? मैं समझता हूं ये बहुत गलत है। एक डेमोक्रेसी है, यहां हक है, प्रोटेस्ट हक है। इट्स द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस पर कर सकते हो। क्या उसमें क्या हो जाएगा? वो अपनी राय रखेगा लोगों के सामने। जितना आप इन चीजों को बंद करेंगे, उतना तूफान आप अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है, ये यूटी है और सारे पावर्स जो हैं इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। वो इनका इख्तियारात गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मुझे बताइए कि क्या जरूरी था संजय सिंह को गिरफ्तार करना या उसको बंद करना कि वो नहीं बात कर सकता है? मैं समझता हूं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, यहां कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करनी है, और अगर उसकी हिफाजत नहीं करता है
तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल की सिचुएशन कैसे खराब हुई, आज हालत यह है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, वहां कोई हुकूमत नहीं है। बांग्लादेश से भी पता, और बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं इसके पहले कि हमारे वतन में भी ऐसी आग लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखिए और उनके हदों से बाहर मत जाइए। कोई यहां पत्थर नहीं मार रहा है, बात करना चाहते हैं और बात करने से हमें आप रोक रहे हैं, तो ये क्या बात है। देश में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। राधाकृष्णन की जीत के बाद टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि भाजपा ने वोट खरीदने के लिए प्रति सांसद 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस पर अब बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, कल राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेपो किड कहे जा सकते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा यहां पर अनर्गल आरोपों के बाद वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो बैलेट से हुआ उस पर सवाल खड़े कर दिए थे, कहा था वोट चोरी हुई है। अब उनकी देखा देखी टीएमसी के नेपो किड अभिषेक बैनर्जी का भी कहना है कि भाई 15-20 करोड़ रुपए में लोग खरीदे गए। ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के जो नेता है, सांसद है, वो टिकाऊ नहीं, वो बिकाऊ है क्या? मतलब अपने ही नेताओं की नैतिकता पर, इंटेग्रिटी पर सवाल खड़े करना। और देखिए, ये पैटर्न बन चुका है इन दोनों ही नेपो किड्स का कि भाई जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव क्यों हारे उस पर विश्लेषण करने के बदले कभी संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, कभी ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। इसमें तो ईवीएम भी नहीं था। तो अब अभिषेक बैनर्जी को बताना चाहिए कि इसका प्रमाण कहां है, और केवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करना, ये इन लोगों की आदत और फितरत बन चुकी है। वाइस प्रेसिडेंट भारत के तमिलनाडु से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, हालांकि पूरे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन पर इस प्रकार का आरोप लगाना, क्या डीएमके इस आरोप को स्वीकारती है? उद्धव सेना भी उनके प्रति काफी अच्छा रुख रखता था क्योंकि वो गवर्नर थे महाराष्ट्र के। क्या उद्धव सेना इस प्रकार की शब्दावली को एक्सेप्ट करती है? अब उनको बताना चाहिए कि अभिषेक बैनर्जी और राहुल गांधी के जो बेतुके कुतर्क भरे आरोप है, उनके प्रति उनका क्या स्टैंड है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के अध्यक्ष और राज्य मंत्री रामदास अठावले ने देश में दलित राजनीति को एकजुट करने की वकालत की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि भविष्य में दलित राजनीतिक दलों का गठबंधन बनता है तो इसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को करना चाहिए। रामदास अठावले का बयान ऐसे समय में आ रहा है जब देश में दलित राजनीति नए तरीके से करवट बदल रही है। इसमें इंडिया गठबंधन आगे है। खासकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने सामाजिक न्याय की बात को लेकर भाजपा और उसके सहयोगियों को परेशान कर रखा है। रामदास अठावले ने कहा कि अब समय आ गया है कि दलित राजनीति के बिखरे धड़े एकजुट हो। अगर गठबंधन बनता है तो मायावती को इसका नेतृत्व करना चाहिए। उनके पास अनुभव और बड़ी राजनीतिक ताकत है। उन्होंने दलित समाज की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों के बावजूद देश में कई जगह भेदभाव और अन्याय की घटनाएं सामने आ रही हैं। अठावले ने यह बात एक इंटरव्यू में कहा है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 2016 में भाजपा के साथ गठबंधन के सवाल पर अठावले ने कहा कि मुझे लगा कि प्रधानमंत्री मोदी दलित समाज के लिए काम करना चाहते हैं। उनकी सरकार ने दलितों के लिए कई योजनाएं शुरू की है। उन्होंने भाजपा के साथ अपनी साझेदारी को सकारात्मक बताते हुए कहा कि यह कदम दलित समाज के हित में था। बिहार कांग्रेस ने राज्य में महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर फिर पेट फंसा दिया है। पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि सीएम का चेहरा बिहार की जनता तय करेगी। राजधानी पटना पहुंचे प्रभारी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पत्रकारों से कहा है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है, बिहार की जनता मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी। वही सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत अच्छी तरह से चल रही है। हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट विलय करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं। आने वाले दिनों में इस पर अच्छी
प्रोग्रेस देखेगी। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आज केंद्र सरकार ने बिहार को 2 बड़े तोहफे दिए हैं, एक सड़क मार्ग और एक रेल मार्ग। भारत सरकार ने आज बिहार को सड़क निर्माण के लिए 4,447 करोड़ रुपए देने का काम किया है। दूसरा 177 किलोमीटर का डबल लेन रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रेल का उपहार देने पूर्णिया आ रहे हैं, लेकिन आज हमें 8,000 करोड़ रुपए का ये जो तोहफा मिला है, प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकसित बिहार के सपने को पूरा करने का ठाना है और वो इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। बिहार को आज केंद्र सरकार ने 2 बड़ा तोहफा दिया है और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2 बड़ा तोहफा मिला है, एक सड़क मार्ग के लिए, एक रेल मार्ग के लिए। सड़क मार्ग में बिहार में बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे हाई स्पीड में चलने के लिए कॉरिडोर बनाने के लिए 4 लेन ग्रीनफील्ड मोकामा से मुंगेर तक एक्सप्रेसवे बनेगा, 6 लेन जिसको कहते हैं, जो बंबई दिल्ली में बड़ी 6 लेन रोड होता है। और उसके लिए 4,447 करोड़ रुपया भारत सरकार ने आज बिहार को देने का काम किया है, जो रोड के निर्माण के लिए। और दूसरा 177 किलोमीटर भागलपुर से दुमका रामपुर हाट डबल लेन का रेलवे ट्रैक बनेगा और उसके लिए 3,169 करोड़ रुपया यानी करीब 8,000 करोड़ रुपया की लागत से सड़क और रेल मार्ग का तोहफा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आज बिहार को दिया है। 15 सितंबर को तो मोदी जी रेल तोहफा देने आ ही रहे हैं पूर्णिया में, लेकिन आज जो ये तोहफा मिला है 8,000 करोड़ का, ये बिहार के विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ठाना है, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इतने मूसलाधार बारिश के बाद भी मैंने जिस तरह महिलाओं की संख्या आज यहां देखा, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, पहले हमको ख्याल है कि आज से 2 साल 3 साल पहले जब सभा होता था तो 25-50 महिला मुश्किल से सामने में 1-2 रो में बैठती थी। आज पूरा महिलाओं की संख्या 2/3 हो रही है सब जगह। ये इस बात को बताता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है और नीतीश कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है। इसीलिए मैं आज यहां पर आकर के यहां के लोगों को हृदय से प्रणाम किया। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने आज कहा है कि SIR को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। बिहार में SIR का प्रयोग सफल रहा है, SIR को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि SIR के खिलाफ चलाया गया बदनामी अभियान गलत था। SIR की वजह से किसी आम भारतीय या बिहार के व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई है। नहीं, SIR का जो प्रयोग है बिहार में सफल रहा है और SIR तो पूरे देश में ही होना चाहिए, शुरू से हम सब की राय है और चुनाव आयोग इसको पूरे देश में कर रहा है, ये एक अच्छा संदेश है। इसमें किसी को परेशानी होने वाली नहीं है, बल्कि जो वोट का वेरिफिकेशन है, जो वोट का रिवीजन होगा वो सही वक्त पे हो जाएगा और इसको लेकर जो जितने भी कन्फ्यूज़न थे वो सब दूर हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही कहा है कि SIR के बारे में जो दुष्प्रचार किया गया वो गलत था। SIR में किसी भी आम भारतीय को या बिहार के लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, सबके नाम आ गए। जो लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो विदेश से आकर बसे हुए हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है भारत में रहने के, उनके नाम कटे हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग 2 जगह EPIC कार्ड
बना लिया, दो वोटर हैं, डबल हैं, उनके नाम कटे हैं, डुप्लीकेट जो वोट थे। तो इसमें जिस तरह का कन्फ्यूजन विपक्ष पैदा कर रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चुनाव आयोग का ये कदम अच्छा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली कर्क को बुधवार को ओरेम स्थित यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मार दी गई। ये घटना उस समय हुई जब चार्ली वैली विश्वविद्यालय में एक कंजर्वेटिव छात्र सभा को संबोधित कर रहे थे। गोलीबारी की इस घटना में चार्ली कर्क की मौत हो गई। ट्रंप ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गोली लगने से चार्ली कर्क की मौत हो गई है। चार्ली कर्क को गोली लगने की घटना पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर जानकारी दी है कि चार्ली कर्क का निधन हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में युवाओं के दिल को चार्ली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। सभी, खासकर मैं उन्हें प्यार और सम्मान देता था और अब वो हमारे बीच नहीं है। मेलानिया और मेरी संवेदनाएं उनकी खूबसूरत पत्नी एरिका और परिवार के साथ है। चार्ली, हम तुमसे प्यार करते हैं। व्हाइट हाउस की पोस्ट के अनुसार चार्ली कर्क के सम्मान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे अमेरिका में सभी अमेरिकी झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया है। चार्ली कर्क की उम्र 31 साल थी जब उन्हें गोली लगी, तो उससे पहले वो बंदूक हिंसा पर बात कर रहे थे। एक वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे गोली चली और कर्क नीचे गिर पड़े। ऐसा लगता है कि उन्हें गर्दन में गोली लगी है। इस घटना की जांच की जा रही है। वैली विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के अनुसार चार्ली कर्क को अपना संबोधन देते हुए 20 मिनट ही हुए थे। उसी दौरान एक पास की इमारत से गोली की आवाज़ सुनाई दी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।